तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से, जहां नौसेना के नए अध्यक्ष के तौर पर, नौसेना अध्यक्ष के तौर पर आर हरिकुमार अपना वो कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और आज ही वर्तमान में जो नौसेना प्रमुख हैं वो एडमिरल करमबीर सिंह, वो आज ही रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद ये आप तस्वीरें देख रहे थे नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से। वक्त हो गया है एक्सप्रेस न्यूज़ का, निगाह डालेंगे सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 पेश होगा। इसके अलावा सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 पेश होगा। राज्यसभा में आज बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। इसे लोकसभा द्वारा पहले ही पास कर दिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014, मत्स्य पालन क्षेत्र का निजीकरण, फेक न्यूज का प्रचलन, मनरेगा योजना, जम्मू कश्मीर में पूंजी निवेश आदि से संबंधित अहम चर्चा हो सकती है। मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के अपने वादे को पूरा करते हुए संसद सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को पेश किया और संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को पारित कर दिया। अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे और लोकसभा अध्यक्ष ने शांति की अपील की। हंगामे के बीच ही विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृति दे दी गई। इसके बाद कृषि कानून निरसन विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। वहां भी विपक्ष ने हंगामा किया। हालांकि हंगामे के बीच ही कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को राज्यसभा की भी मंजूरी मिल गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हंगामे पर विपक्षी दलों की मंशा पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि विपक्षी दल किसानों के लिए बल्कि अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि कैसे मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी को पूर्व की सरकार के मुकाबले दोगुना किया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी का लाभ अब सिर्फ गेहूं और धान के अलावा अन्य फसलों पर भी दिया जा रहा है। इस बीच देश भर में किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी से जुड़ा विधेयक पास होने पर खुशी जताई है। संसद से पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर के बाद तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत भी विपक्ष के हंगामे से हुई, लेकिन पहले ही दिन उपसभापति ने सदन के पिछले सत्र में अनुशासनहीनता करने वाले राज्यसभा के 12 सांसदों को बाकी बचे हुए पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित होने वाले में कांग्रेस की फूलो देवी नेतम, छाया वर्मा, आर वोरा, राजामणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन और अखिलेश प्रसाद सिंह, टीएमसी की शांता छेत्री, डोला सेन, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई, साथ ही सीपीएम के एलामराम करीम और सीपीआई के विनय विश्वम शामिल हैं। सांसदों के निलंबन को लेकर सदन की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस में कहा गया कि इन सांसदों ने राज्यसभा के 254वें सत्र के आखिरी दिन यानी 11 अगस्त को हिंसक व्यवहार किया, सुरक्षा कर्मियों पर जानबूझकर हमले किए, चेयर का अपमान किया। पिछले सत्र में जब कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन पर चर्चा शुरू हुई थी, तब विपक्ष के नेता कथित तौर पर अधिकारियों के मेज पर चढ़ गए थे, काले कपड़े लहराए थे और फाइलें फेंकी थी। निलंबन पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह विपक्षी दलों की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में तृणमूल कांग्रेस को भी बुलाया गया है। सोमवार को संसद सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने अपने मीडिया संबोधन में कहा कि ये एक महत्वपूर्ण सत्र है और नागरिकों की अपेक्षा है कि संसद देश के हित में चर्चाएं करें, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजें। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया जाए, उस तराजू पर तौला जाए, ना कि किसने कितना जोर लगाकर संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता। पीएम ने कहा कि हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आज़ादी का अमृत महोत्सव में हम याद भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा जाहिर करते हुए कहा कि हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज़ प्रखर होनी चाहिए, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी के काम आए।
पीएम मोदी ने कहा कि सभी लोगों को कोविड के नए वेरिएंट से सावधान रहने की जरूरत है। पत्रकारों से बातचीत में पीएम ने कहा कि देश 150 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की ओर लगातार बढ़ रहा है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें कि बिटकॉइन को देश में करेंसी का दर्जा दिए जाने की बात हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरिद्वार स्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय का दौरा किया। यहाँ पर प्राचीन वैदिक संस्कृति पर आधारित विज्ञान, मसलन आयुर्वेद, योग विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्म विद्या और वैकल्पिक चिकित्सा जैसे विषयों पर शोध कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रपति ने सुबह ऋषिकेश स्थित परामर्श निकेतन आश्रम का दौरा किया। ये ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है और यहाँ के पवित्र माहौल और सुंदर बगीचों में समय व्यतीत करने दुनिया भर से हजारों की तादाद में तीर्थयात्री आते हैं। केंद्र ने रिटायर्ड लोगों की सुविधा के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक को लॉन्च किया है। इससे 68 लाख केंद्रीय पेंशन कर्मियों के अलावा ईपीएफओ और राज्य सरकारों से पेंशन पाने वाले करोड़ों बुजुर्गों को फायदा होगा। आकाशवाणी ने 28 नवंबर से यंग इंडिया का प्रतिनिधित्व के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अपने स्टेशन स्थानीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवाओं के लिए खोल दिए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को दिल्ली के पटेल नगर में झुग्गी सम्मान यात्रा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाइयों बहनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक मिल सके, इसके लिए भाजपा प्रयासरत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में विज्ञान संचारकों और विज्ञान के शिक्षकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विज्ञान की भूमिका पर अहम चर्चा होगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महाग्रंथ रामकथा में सुशासन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे हिस्सा लेंगे। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह आज निवृत्त होने जा रहे हैं। वे आज नौसेना मुख्यालय में वाइस एडमिरल आर हरिकुमार को कार्यभार सौंपेंगे। आज मशहूर वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की जयंती है। 30 नवंबर 1858 को जन्मे जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स पर अहम काम किया और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयोगात्मक विज्ञान की नींव रखी। WHO ने आगाह किया है कि कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का जोखिम काफी ज्यादा है। संगठन ने कहा है कि इसे लेकर अब भी अनिश्चितता बनी हुई है कि ये कितना संक्रामक और कितना खतरनाक है। WHO के मुताबिक ये वेरिएंट इंसान की प्रतिरक्षा प्रणाली को भेद कर नुकसान पहुंचा सकता है। वैश्विक स्तर पर ओमिक्रॉन के आगे संभावित प्रसार की संभावना अधिक है। इन विशेषताओं के आधार पर भविष्य में कोविड का प्रकोप भी हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी गाइडलाइन में जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी टीकाकृत यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दी गई है या फिर उन्हें 72 घंटे पहले की नेगेटिव जांच दिखानी होगी। नई गाइडलाइन 1 दिसंबर से लागू होगी। वहीं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका सहित यूरोप के देशों में तेजी से बदलते हालातों को देखते हुए ये एक चिंता का विषय है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि महाराष्ट्र के डोंबिवली में दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया है। फिलहाल वो अभी स्वास्थ्य और उसमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। ओमिक्रॉन के उभरते खतरे के बीच कोविड टास्क फोर्स प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि अगले 2 हफ्तों में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर या अतिरिक्त डोज देने के बारे में व्यापक नीति का ऐलान किया जाएगा। साथ ही देश के 44 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने की योजना भी तैयार कर ली गई है। दूसरी ओर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में कोविड के नए प्रारूप को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली प्रदेश सरकार ने खतरे के मद्देनजर मुस्तैदी दिखाई है और आश्वस्त किया है कि अगर मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए दिल्ली बिल्कुल तैयार है। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 123 करोड़ 15 लाख को पार कर गया है। कुल टीकाकरण में 78 करोड़ 58 लाख से अधिक खुराक पहली डोज और 44 करोड़ 56 लाख से अधिक दूसरी डोज के तौर पर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कल शाम 7 बजे तक 70,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। सरकार ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक निःशुल्क आपूर्ति और प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से 1 अरब 37 करोड़ टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास वर्तमान में 24 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। देश में 8,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है जबकि 9,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। इस समय देश में कुल 1,03,859 सक्रिय मामले हैं। वहीं अब तक 3 करोड़ 40 लाख 8,183 रोगी ठीक हो चुके हैं।
देश में स्वस्थ होने की दर 98.34% हो गई है। देश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,68,790 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर में 64 करोड़ 2 लाख से ज्यादा कोविड जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2017-18 के लिए देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट के अनुमानों का निष्कर्ष जारी किया। देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 2013-14 में 1.15% से बढ़कर 2017-18 में 1.35% हो गया है। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 2013-14 में 28.65% से बढ़कर 2017-18 में 40.8% हो गया। प्रति व्यक्ति आउट ऑफ पॉकेट व्यय 2013-14 में 2,336 रुपये से घटकर 2017-18 तक 2,097 रुपये हो गया। सुप्रीम कोर्ट नीट अभ्यर्थियों की ओर से फिजिक्स से संबंधित खंड क के प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या में विसंगति और अनुवाद की त्रुटि को चुनौती देने संबंधी दायर एक रिट याचिका पर आज सुनवाई कर सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यस बैंक की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है, जिसमें वार्षिक आम बैठक के दौरान डिश टीवी के शेयरों में अपने वोटिंग अधिकारों को डी फ्रीज करने की बैंक की याचिका को प्रभावी तरीके से खारिज कर दिया गया था। चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में राजद नेता लालू यादव पटना की सीबीआई अदालत में आज पेश हो सकते हैं। मामले की पिछली सुनवाई 23 नवंबर को हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट विदेशी विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता और पंजीकरण की मांग करने संबंधी कई याचिकाओं पर आज सुनवाई कर सकता है। केरल हाईकोर्ट एक मां की उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है जिसमें उसकी यौन उत्पीड़न से पीड़ित बेटी को सरकारी स्कूल में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, उसके खिलाफ अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि हम सभी राज्यों से निर्देशों को लागू करने के लिए कहेंगे, विशेष रूप से धूल नियंत्रण, प्रदूषणकारी उद्योगों की शिफ्टिंग। फिर अगर वे लागू नहीं करते हैं तो हमें एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निर्माण गतिविधियों पर केंद्र से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब से कहा है कि आदेशों का पालन किया जाए। 1 दिसंबर की शाम तक ये जवाब मांगा गया है। मामले पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित चांदीवाल आयोग की ओर से मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ जारी किए गए जमानती वारंट को आयोग के सामने उनकी पेशी के बाद निरस्त कर दिया गया। आयोग ने परमबीर सिंह को 15,000 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से जमा करने के भी निर्देश दिए हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? तू है हंसी, एक तुम्हारे लिए तू है खुशी, और दूसरी सबके लिए। तू है माँ, तू है साइकिल प्योर अगरबत्तीज। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती परिसंचरण के कारण जारी बारिश की तीव्रता तमिलनाडु में कम होने लगी है, लेकिन इससे चेन्नई सहित कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिससे प्रदेश में मौजूदा समय में बारिश से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश में राहत और बचाव कार्यों के लिए NDRF की 11 और SDRF की 7 टीमों को तैनात किया गया है। राज्य के निचले इलाकों में तकरीबन 15,000 लोगों को निकालकर राज्य में बनाए गए कुल 188 राहत शिविरों में रखा गया है।
नवंबर के पहले सप्ताह में भारी बारिश शुरू होने के बाद से तमिलनाडु के डेल्टा जिलों में 50,000 हेक्टेयर में फैली फसलों को नुकसान पहुंचा है। मदुरई और विरुधनगर को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में इस मानसून के दौरान कुल मिलाकर 76% अधिक बारिश हुई है। तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कल नेल्लोर, कडप्पा, श्रीकालहस्ती और चित्तूर जिले सहित कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। राज्य में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 3 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने आज से 3 दिनों के लिए प्रदेश के 4 जिलों प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर और कडप्पा में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश के इन 4 जिलों में बारिश के साथ ही आंधी और बिजली गिरने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इसके अलावा आज और कल तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और माहे में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। स्पीति के कितमो गांव के नदी जमने शुरू हो गए हैं। कुंजम दर्रा से लेकर लौसर पंचायत तक नदी की कलकल करती धाराएं ठोस बर्फ बन चुकी हैं। इन दिनों न्यूनतम पारा 0 से 11 डिग्री नीचे तक चला गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आज चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी करेगा। अक्टूबर की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इस अवधि के लिए जीडीपी में 7.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। ब्लूमबर्ग के 14 अर्थशास्त्रियों के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत में चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.1% जीडीपी होने का अनुमान लगाया है। WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन MC12 एक बार फिर से टल गया है। इस सम्मेलन को 2020 में भी कोरोना संक्रमण की वजह से टाल दिया गया था। यह सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आज से शुरू होने वाला था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार मेड इन इंडिया टीकों की आपूर्ति सहित अफ्रीका में ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों का समर्थन करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आपूर्ति कोवैक्स के माध्यम से या द्विपक्षीय रूप से की जा सकती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने मलावी, इथियोपिया, जाम्बिया, मोजाम्बिक, गिनी और लेसोथो जैसे अफ्रीकी देशों सहित कोविशील्ड टीकों की आपूर्ति के लिए कोवैक्स द्वारा अब तक दिए गए सभी आदेशों को मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बोत्सवाना को कोवैक्सीन की आपूर्ति को भी मंजूरी दे दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं, टेस्टिंग किट, दस्ताने, पीपी किट और वेंटिलेटर जैसे चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के लिए भी तैयार है। कनाडा आज से भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को देश में प्रवेश की अनुमति दे रहा है। हैदराबाद की कंपनी की वैक्सीन को 19 नवंबर को मंजूरी दी गई थी। दुनिया भर के देशों की कोरोना महामारी के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। दुनिया भर में कोरोना के अब तक 26 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 52,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका सबसे ज्यादा संक्रमित और मौतों के साथ दुनिया में पहले पायदान पर बना हुआ है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक 4.92 करोड़ संक्रमित और 8 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। WHO ने चेतावनी दी है कि प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से वैश्विक जोखिम बहुत अधिक है। उत्परिवर्तित कोरोना वायरस के फैलने से गंभीर नतीजे हो सकते हैं। G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों ने दुनिया भर में फैल रहे नए ओमिक्रॉन कोविड से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है। आपात बैठक के बाद G7 मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा है कि कोविड का ये अत्यधिक संक्रामक रूप है जिसको रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। टीकों की उपलब्धता, अनुसंधान और विकास को सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकियों को आश्वस्त किया है कि अमेरिका नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाइडेन ने टीकों को विकसित करने में तेजी लाने की भी प्रतिबद्धता जताई। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा है कि उसने पहले से ही अपने कोविड वैक्सीन के एक संस्करण पर काम करना शुरू कर दिया है जो विशेष रूप से ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए तैयार किया जा रहा है। बांग्लादेश ने कोविड के नए संस्करण ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए 15 सूत्रीय स्वास्थ्य दिशा निर्देश जारी किए हैं। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, एस्वातिनी, लेसोथो और WHO द्वारा घोषित अन्य प्रभावित देशों में आने वाले यात्रियों को जांच करानी होगी। गाइडलाइन में पर्यटन स्थलों, मनोरंजन केंद्रों, सिनेमा हॉल जगहों पर सभी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं से परहेज करने को कहा गया। वहीं संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा।
लैटिन अमेरिकी देशों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए अफ्रीकी देशों के यात्रियों को लेकर नए उपायों की घोषणा की है। क्यूबा ने 4 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथो, एस्वातिनी, जिम्बाब्वे, नामीबिया, मलावी और मोजाम्बिक से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। क्यूबा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों के लिए टीकाकरण के प्रमाण, 3 PCR टेस्ट और 7 दिनों का क्वारंटीन सहित कई एहतियाती उपायों का पालन करना जरूरी होगा। चिली ने कुछ अफ्रीकी देशों के यात्रियों पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में चिंताओं को लेकर दिसंबर से यात्रा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ने कहा है कि कोविड के नए संस्करण के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है। ईरान और विश्व शक्तियों ने अपने 2015 के परमाणु समझौते को बचाने की कोशिशों के लिए 5 महीनों के बाद अपनी पहली वार्ता की। ईरान, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी में बैठक की। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेना के जमावड़े को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की आज 29 नाटो समकक्षों के साथ बैठक हो रही है। ब्लिंकन बैठक में भाग लेने के लिए सोमवार देर रात लाटविया की राजधानी रीगा पहुंचे। और यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लाया है लोन उत्सव। आइए होम लोन सिर्फ 6.40 के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर विद 0 प्रोसेसिंग चार्जेस। SMS यू लोन टू 56161 और गिव अ मिस्ड कॉल टू 9619333333। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लंदन में कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इजराइल की एक बैठक में ईरान से खुद को बचाने के इजराइल के अधिकार का समर्थन किया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि ईरान के समग्र व्यवहार को बदलना होगा। जापान के होन्शु के दक्षिण पूर्व में सोमवार शाम भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी गई। फिलहाल किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सभी 3 बाल्टिक देशों लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के सांसदों ने यूरोपीय संघ और ताइवान के बीच सहयोग बढ़ाने का संकेत देते हुए ताइवान के राष्ट्रपति से सोमवार को मुलाकात की। ताइवान के राष्ट्रपति ने बताया कि ये तीनों बाल्टिक देशों के सांसदों की पहली साझा यात्रा है। बाल्टिक सांसदों का ये ताइवान दौरा चीन की आपत्ति के बावजूद हो रहा है। तुर्की के समुद्र में तैरते हुए बिजली संयंत्र क्यूबा के ऊर्जा संकट को कम करने में मदद कर रहे हैं। हवाना के तटों से देश के ग्रिड में बिजली की आपूर्ति की जा रही है। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद छोड़ रहे हैं। ट्विटर ने कहा कि उनके स्थान पर मुख्य तकनीकी अधिकारी पराग अग्रवाल को नियुक्त किया जाएगा। अर्जेंटीना और फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीत लिया है। ये 7वां मौका है जब मेसी ने इस पुरस्कार को अपने नाम किया है। महिला वर्ग में स्पेन की एलेक्सिया फोर्टेलेस ने साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलोन डी'ओर पुरस्कार अपने नाम किया। बार्सिलोना ने उनकी कप्तानी में पहली बार महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीता था। एलेक्सिया 2020-21 में यूरोप में सबसे अधिक 26 गोल करने वाली महिला मिडफील्डर थीं। 2021 में सभी प्रतियोगिताओं में 53 गोल करने वाले बायर्न म्यूनिख के रॉबर्ट ने स्ट्राइकर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया। इस पुरस्कार को पहली बार दिया गया है।
इटली को यूरो कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले गोलकीपर जियानलुइगी डोनारुमा को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए दी जाने वाली यासिन ट्रॉफी दी गई। वहीं दूसरी बार चैंपियंस लीग जीतने वाले इंग्लिश क्लब चेल्सी को क्लब ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच बेनतीजा रहा। 5 दिनों तक चले इस टेस्ट में भारत जीत से 1 विकेट दूर रहा। कानपुर टेस्ट में डेब्यू करने वाले भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द मैच रहे। अय्यर ने पहली पारी में शतक जबकि दूसरी पारी में अर्धशतक लगाया था। टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में आर अश्विन तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अश्विन ने 419 विकेट्स के साथ हरभजन को पीछे छोड़ा। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने मैच के बाद कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के मैदान कर्मियों को 35,000 रुपए की राशि दी। द्रविड़ ने बेहतरीन पिच तैयार करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी। इंग्लैंड की एसेज की तैयारी को एक और झटका लगा है। इंग्लैंड के 4 दिवसीय इंट्रा स्क्वाड वार्म अप मैच का पहला दिन बिना एक भी गेंद फेंके बारिश के कारण नहीं हो सका। दुनिया की 11वें नंबर की सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को जोड़ी ने बुधवार से शुरू होने वाले BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पेरिस सेंट जर्मेन के स्ट्राइकर नेमार टखने में लगी चोट के कारण 8 सप्ताह तक मैदान से दूर रहेंगे। फ्रेंच क्लब ने नेमार को लगी चोट की पुष्टि की है। चोट के कारण नेमार फ्रेंच लीग के 7 और चैंपियंस लीग के 1 मैच में नहीं खेलेंगे। जर्मनी के दिग्गज कोच रॉल्फ रैंगनिक को सोमवार को सत्र के अंत तक मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया। यूनाइटेड ने इससे जोड़ने के पहले 63 साल के रॉगनिक रूस के क्लब लोकोमोटिव मॉस्को के लिए खेल और विकास प्रमुख की भूमिका निभा रहे थे। यूरोपीय चैंपियंस चेल्सी फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले क्लब विश्व कप के सेमीफाइनल में अल हिलाल, अल जजीरा या ऑकलैंड सिटी से खेलेगी। प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 12 फरवरी के बीच किया जाएगा। और हाल ही में कोपा लिबर्टाडोर्स के विजेता पामेरास का सामना दूसरे सेमीफाइनल में अल अहली या मॉन्टेरी से होगा। पामेरास ने फ्लेमिंगो को 2-1 से हराकर कोपा लिबर्टाडोर्स का खिताब जीता था। तो एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।